नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज़। क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है ये, जिसमें विज्ञान के आज क्लास 10th का है ये। बेसिकली विज्ञान के सभी विज्ञान, आप इसमें आपका रसायन विज्ञान भी आ जाएगा, जीव विज्ञान भी आ जाएगा और भौतिक विज्ञान भी आ जाएगा। इसमें सभी प्रश्न जो आपके होंगे बच्चों, और ये 2024 के प्रश्न होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए होंगे उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आज जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं हम रसायन विज्ञान का उठा रहे हैं, और इसमें 2024 में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के हम आए हुए हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन 2024 में जो आया हुआ है वो भी करा दिया जाएगा, एंड कुछ लेंदी क्वेश्चन जो होंगे, जो लॉन्ग आंसर होते हैं आपके, वो भी करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। क्लास 10th का है ये, याद रखिएगा। कक्षा 10 वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर इसको देखेंगे। और रसायन विज्ञान है, आज फर्स्ट लेक्चर है इसका। ऑब्जेक्टिव जितने भी 2024 में आए हुए हैं सारे के सारे प्रश्न इसमें शामिल हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है, ये किसका उदाहरण है। ठीक है, 2024 में ये देख लीजिए, सन 2024 में आया हुआ ये पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित अभिक्रिया, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कुछ चेंज आता है, क्या किया कराया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया हुआ है, तो बना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा हुआ होगा, ये बेसिकली चैप्टर फर्स्ट का है। इसमें संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से ज़्यादा अभिकारक क्या करते हैं, मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है। लेकिन विस्थापन क्या है, अपघटन अभिक्रिया। बच्चों, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक उत्पाद जो है वो अलग अलग उत्पादों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि एक प्रोडक्ट जो है वो कई दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जब इसको हीट किया जा रहा है, जब इसको गर्म किया जा रहा है, तो किस में टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है। और कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अपघटन अभिक्रिया का। डिसोसिएशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो उत्पाद है वो एक या एक से अधिक अन्य उत्पादों में टूट जा रहा है या अपघटित हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दी हुई है, क्या दिख रहा है आपको अभिक्रिया होते हुए, कैल्शियम कॉपर सल्फेट है और आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है जिसमें आयरन को मिलाया जा रहा है, तो आपको एक उत्पाद मिला, क्या मिल रहा हुआ है, आयरन सल्फेट बन रहा है, और कॉपर जो है वो निष्कासित हो जा रहा है, कॉपर अवक्षेप के रूप में परख नली में आपको मिलता है। अभिक्रिया कराने पर ऐसा देखा जा रहा है। तो ये भी पूछ रहा है यहाँ पे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया है, न्यूट्रल डिसोसिएशन अभिक्रिया है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कहते हैं, अभिक्रिया श्रेणी जो होती है, इसमें आपके क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या करेंगे, ये दूसरे अन्य तत्व को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे या उसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप आयरन मिलाते हैं, आयरन का टुकड़ा ले लो या आयरन नील ले लो, जब उसको आप डालोगे तो कॉपर सल्फेट का जब सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, वो आपको दिखने लगेगा ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। तो हो क्या रहा है, आयरन इस कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, और बना क्या रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है। और किसको निष्कासित कर रहा है, विस्थापित किसको किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब बच्चों को ये आंसर पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है आपका। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं? इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूटी हुई तो उसके ऊपर एक मोटा सा सफ़ेद रंग का प्लास्टर चढ़ा होता है, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लिख दे रही हूँ CaSO4.12H2O। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसी में आप क्या कर रहे हैं, इसी में आप थोड़ा सा जल और मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका ठोस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा बच्चों। इसी में आप जल मिला देंगे तो ये बन जाएगा ठोस कैल्शियम सल्फेट, और इस ठोस कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, आपका आंसर डी है। आंसर क्या है आपका? डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बोलेंगे, लिखेंगे कैसे? आप CaSO4 1/2H2O, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये है आपका जिप्सम और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है बच्चों? पीएच को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की पावर के बारे में बात होती है। और ये पावर किस में बात होती है? विलयन में बात होती है कि विलयन जो है वो आपका क्षारीय विलयन है कि अम्लीय विलयन है कि उदासीन है। ठीक है, यही बात करते हैं। और पीएच का जो मेजरमेंट होता है, पीएच का जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में जो होता है वो 7 जो होता है, यानी एक ऐसा विलयन जिसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, तो वो कैसा होगा? ये उदासीन होगा। कैसा होगा बच्चों? उदासीन होगा। 7 के बाईं तरफ 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ऐसे 3, 2, 1 और 0। ये सभी कैसे होंगे बच्चों? अम्लीय होंगे। ये सभी क्या होंगे? अम्लीय होंगे। और इधर 7 के बाद वाले सभी क्या होंगे? 8, 9, 10, 11, इस तरह से ये सभी क्या होंगे? क्षारीय होंगे बच्चों। क्या होंगे आपके? क्षारीय होंगे, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, क्या होंगे? ये क्षारीय होंगे। तो कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होगा? 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होगा? 7 होगा। अब याद रखिएगा कि पीएच पैमाने पर 0 से लेकर के 6 तक, 6.9 तक, यानी कि 6.9 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो प्रकृति में कैसी है? अम्लीय है। और 7 है तो वो उदासीन है। अब 7 के बाद 7.4, 7.8, 7.9, 8, 9, 10, 11 जितना भी इधर पे पीएच मान आ रहा है वो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। कैसे होंगे बच्चों? क्षारीय होंगे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिए जिसमें आपका मिल्क आता है, जो दही है वो आपकी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। जो आपका रक्त है, रुधिर जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। ठीक है, 0 अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 14 अगर किसी विलयन का पीएच मान होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका बच्चों। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ये होता है, ऑप्शन बी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण है बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते हैं, या फिर आप इसको सोडियम बाई सल्फेट भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं आप इसको? सोडियम बाई सल्फेट पढ़ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़िए या आप इसको सोडियम बाई सल्फेट पढ़िए। ठीक है बच्चों, ये अम्लीय प्रकृति का लवण है। लवण का मतलब क्या? सॉल्ट है। सॉल्ट तो है लेकिन कैसी प्रकृति है इसकी? ये थोड़ा सा
एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, आपका लवण की मात्रा अधिक है। इसमें क्या हुआ है बच्चों, इसमें वीक बेस, कमजोर क्षार का जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके साथ में, प्रबल अम्ल के साथ में रिएक्शन हुआ है। इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्रकृति में कैसा है, अम्लीय है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शून्य पीएच वाला विलयन क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 0 है, अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 0 है, तो वो प्रकृति में कैसा होगा, बताओ, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर किसी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बाद 7.4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। याद रखिएगा, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ा हुआ है आपने। उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनाते हैं, आपके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। बहुत बेसिक सा अभिक्रिया आपको याद होगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है बच्चों, तो क्या बनाता है, आपका क्षार है ना, सॉरी, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, यही अभिक्रिया क्या है, आपके उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। क्यों उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, जब अम्ल क्षार के साथ मिलकर के लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा बच्चों, लवण और जल बनेगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होगी, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो, हाइड्रोजन आयन किसमें बनता है, याद रखिएगा, आप अगर किसी अम्ल को आप जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो कौन सा क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन आयन मिलता है। क्या मिलता है आपको बच्चों, हाइड्रोजन आयन मिलता है। तो हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। जब कोई अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन देता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटीमनी क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक उपधातु है। हमारे पीरियोडिक टेबल में, 1 मिनट में आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 प्रकार के उपधातु मौजूद हैं, जिसमें से ये देखिए, ये हैं आपके उपधातु। ये है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम है आपका, पोलोनियम है आपका बच्चों। ये सभी आपके क्या हैं बच्चों, ये सभी आपके हैं उपधातु हैं। क्या है बच्चों, उपधातु। धातु एवं अधातु दोनों का ही कैरेक्टर इसमें होता है, मतलब दोनों की ही प्रकृति ये दिखाते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, ये सभी आपके हैं उपधातु। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने प्रकार के उपधातु हैं बच्चों, 7 प्रकार के उपधातु मौजूद हैं। ये देख लीजिए, याद रखिएगा, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारा। हाँ, ओके, आ जाइए। तो निम्नलिखित में से एंटीमनी क्या है बच्चों, एंटीमनी क्या है आपका, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। जो उपधातु क्या होती हैं, जिन ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों की ही प्रकृति पाई जाती है, दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मेटेलॉइड बोलते हैं उनको, क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो अधातु कौन सी है, याद रखिएगा, क्रोमियम आपका धातु है, आयरन आपका धातु है, ये मरकरी जो है आपका, ये क्या है, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम,
अभी बताते, अभी देखते हैं, भूल रही हूँ मैं। तो मरकरी क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या है, धातु है, ठीक है। तो हीलियम जो है हमारा, हीलियम हमारा धातु नहीं है, ये एक नोबल गैस है। ये कैसा गैस है, इसको कहते हैं नोबल गैस के तत्व कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये अक्रिय तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। अक्रिय का मतलब क्या होता है, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अक्रिय गैसें हैं आपकी, नोबल गैसेज इनको कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल आदि नामों से इनको जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है, हीलियम जो है बच्चों ये क्या है, अधातु है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अच्छा, तो जो आपका पीरियोडिक टेबल में पहले समूह में आपके क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो तत्व हैं बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये ठंडे जल के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम इनको खुले में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो पोटेशियम ऐसा तत्व है या ऐसे धातु है जो आपके क्या करेगा, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। गैल्वेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जिंक प्लेटिंग भी उसको कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, हाँ गैल्वेनीकरण उसको कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे की ऊपर जिंक की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, ताकि उसको जंग से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। जंग का मतलब रस्ट से बचाया जा सके, ताकि लोहा खराब ना होने पाए, ठीक है बच्चों। तो फ्राइंग पैन यानी लोहे की जो आपकी कढ़ाई बनी हुई है, वो लोहे की बनी हुई है, इसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, जिंक की परत उस पर चढ़ा दिया जाएगा, ताकि उस पर जंग ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है, जंग। अच्छा, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। धातु के बारे में बात कर रहा है। तो जो हमारा मरकरी है ना, मरकरी हमारा, इसका सिंबल होता है Hg, ठीक है। मरकरी हमारा हाइड्रागेइरम नाम है शायद इसका रासायनिक नाम। मरकरी जो है ये आपका द्रव अवस्था में मौजूद होता है। सभी धातुओं में से मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लाल रंग की होती है। धातुओं में मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, सिल्वर रंग की होती है ये, और ये आपके जो थर्मामीटर होता है उसमें यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सा नेचर धातुओं में पाया जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ठीक है। अगला विकल्प क्या बता रहा है, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। अच्छा, जिन बच्चों ने धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है और जिन्होंने धातु की विशेषताओं के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उन्हें याद होगा कि जो आपके धातु होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे आपका सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, ये सभी क्या हैं बच्चों, धातु हैं, ठीक है। ये धातु क्या कर सकते हैं, ये धातु आपकी आयनिक बंध भी बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं, आयनिक बंध भी बनाते हैं, सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। ये कैसे बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ये सब बंध क्या होते हैं। ये आयनिक बंध भी बनाते हैं, सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। तो हमेशा ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और यही ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। धातुएं धन आयन बनाती हैं, बिल्कुल। सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखते हैं कि सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, जो क्या करता है, त्याग देता है। और जब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो इन पर क्या आ जाता है, धन आयन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये कैसे होती हैं, धन आयन
प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रकृति होती है, ये बात बिल्कुल सही है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि पंखे में, मोटर में कॉपर तार का यूज़ किया जाता है। जो बिजली का तार होता है इसमें सिल्वर का या फिर लोहे का तार का यूज़ किया जाता है, कॉपर भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये जो धातुएं हैं ये आपके क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, चालकता, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट ये कर सकते हैं, ये अच्छे चालक होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि धातुओं के लिए सत्य क्या नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमेशा ही ये सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, ये कभी आयनिक बॉन्ड एंड सहसंयोजक दोनों ही बंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बोनेट के अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म करके इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाता है, ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। ये कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, निस्तापन की प्रक्रिया है। मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन भी रखा हुआ था, एक सेकेंड, ये देखिए, ये है आपका सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियां जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे धातु के शोधन की प्रक्रिया होती हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं के शोधन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होता है। बाह्यतम कोश में, जिनके बाह्यतम कोश में क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जरा सा इधर आइए, मैं जानबूझ के आपके सोल्यूशन को बार बार लेके जा रही हूँ तो ताकि रिवाइज भी होता रहे। ये देखिए, एक बात बताइए आप मुझे, आपने अधातुओं के बारे में भी पढ़ा होगा कि अधातुएं ऋण आयन, अधातुओं पर ऋण आयन होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जरा ये बताओ, हैलोजन ग्रुप के तत्वों के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी आपके क्या हैं बच्चों, ये सभी आपके अधातु हैं और यहाँ पे ये सभी अधातु हैं। ठीक है, स्पेशली जो आपकी अधातुएं होती हैं इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और खास करके कौन से तत्वों में, ये हैलोजन समूह के तत्वों में। हैलोजन समूह के तत्वों में कौन कौन आते हैं, याद रखिएगा, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होता है, इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये क्या हैं, अधातुएं हैं आपकी। क्यों अधातुएं हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन धातुओं से ग्रहण करके क्या करती हैं, अपने कोश को पूरा कर लेती है ना, स्टेबलाइज हो जाती हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। आपका जो चैप्टर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 2024 में बहुत सारा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर 4 से आया हुआ है। जब मैं बना रही थी तो मैंने देखा, तो याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए, अगर कार्बन का नंबर 1 है तो हाइड्रोजन को डबल करोगे, साथ में 2 हाइड्रोजन को और जोड़ दोगे। कितने हाइड्रोजन को जोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो क्या आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, CH4 मिलेगा। इसका नाम क्या है, मीथेन नाम है इसका। क्या नाम है, मीथेन नाम है। तो ये मिला, ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला इस फॉर्मूले से, CnH2n+2। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल कर दो और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़ दो। किस में जोड़ोगे, एल्केन में जोड़ोगे। किस में जोड़ोगे, एल्केन में जोड़ोगे। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे आप, लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ और लास्ट में एन लगाया, मीथेन बन गया। 2 कार्बन के लिए एथ, लास्ट में एन लगाया, एथेन बन गया। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन
ऑक्टेन, नूनेन, डेकेन, इस तरह से आपके क्या बन गए, एल्केन के सभी बन गए हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप एल्केन के सभी प्रकार के यौगिकों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है वो आप बनाएंगे। तो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2 होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, CnH2n किसका होता है, एल्काइन का होता है। CnH2n, एक मिनट, CnH2n आपका एल्कीन का होता है। किसका होता है, एल्कीन का। CnH2n एल्कीन का होता है और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। किसका होता है बच्चों, एल्काइन का होता है। समय नहीं है वरना मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दी इन चीज़ों को, पर अभी के लिए याद रखिएगा कि CnH2n-2 एल्काइन के लिए है, CnH2n एल्कीन के लिए है, CnH2n+2 आपका एल्केन के लिए है। और ये जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये आपके बनाते हैं इथाइल ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एल्किल ग्रुप बनाएंगे ये। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एल्किल ग्रुप बनाएंगे। एल्केन के लिए फॉर्मूला ऑप्शन बी करेक्ट है, एल्कीन के लिए फॉर्मूला ऑप्शन डी करेक्ट है, एल्काइन के लिए फॉर्मूला ऑप्शन सी करेक्ट है, एंड एल्किल के लिए फॉर्मूला ऑप्शन ए करेक्ट है। याद रखिएगा। ओके, अगला आ जाइए। देखो मीथेन आ गया ना, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। अब बताओ मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4 होता है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो जब मीथेन क्या करेगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके साथ क्या हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और सभी हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी हाइड्रोजन क्या करेंगे, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, एक फॉर्मूला ये देखने को मिलेगा एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का है। किसका है, मीथेन का है। ठीक है, ये ऑप्शन ए वाला बताइए किसका है, 2 कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जरा फॉर्मूला से देखो, CnH2n+2 से देखो, 2 कार्बन का डबल, 4 हाइड्रोजन, 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए। तो ये आपके क्या है, एल्केन की फॉर्मूला पे तो सही बैठ रहा है। ये 2 कार्बन, इसलिए क्या नाम है इसका, इथेन नाम है। ये किसका है, इथेन का फॉर्मूला ये आपका है बच्चों। ये किसका है, इथेन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका इथाइन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इथाइन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है आपको, C2H4 किसका है, एथीन का फॉर्मूला है। एसिटिलीन बोलते हैं या इसको एथीन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। समय का शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा जल्दी भाग रही हूं मैं। अगला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए चलिए पूरा करते हैं रासायनिक समीकरण को। देख करके घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, इसमें क्या हो रहा है ये देखिए। ये है आपका एथेनोइक एसिड। क्या बन रहा है बच्चों, एथेनोइक एसिड बन रहा है और ये आपका किससे रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है आपका। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका हाँ, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये बना लेगा आपका CH3 C2H5 COO, हाँ ये वाला ऑप्शन सी, CH3 C2H5 COO बना लेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एस्टर बनाएगा। बेसिकली क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए और यहाँ से OH निकाल दीजिए, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और जो बचा वो क्या बन जाएगा, आपका एस्टर समूह बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं इथाइल मिथिल एस्टर, हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इथाइल मिथाइल एस्टर इसको हम पढ़ते हैं। अगला आ जाते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C3H8। C3H8 याद देखो कहाँ पर है, C3H8। एल्केन से आपके 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 हैं, ये क्या बनेंगे, प्रोपेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोपेन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। चलिए पूरा करते हैं रासायनिक समीकरण को। यहाँ पर आपका क्या है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और क्या बना रहा है,
मिथाइल ऑक्सी क्लोराइड बना रहा है एंड फॉस्फोरस, अरे एसिटिल क्लोराइड बना रहा है ये आपका, एंड फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ना। तो यहाँ पर आपका ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये है आपका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा एसिटिल क्लोराइड बनाएगा एंड फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड आपका बनाएगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा बाहर। ठीक है। अगला, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत बड़ा चेन बना सकता है। ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोजन या बहुत सारे अलग अलग तत्वों के साथ मिलकर के एक लंबा सा मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने की प्रकृति किसमें होती है? कार्बन में होती है। और इस प्रकृति को, लंबे से श्रृंखला को, लंबी सी चेन बनाने की प्रक्रिया को श्रृंखलन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, श्रृंखलन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? कार्बन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कार्बन में पाई जाती है। अगला या देखो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि सजातीय श्रेणी है, होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा हुआ है। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि एक ही परिवार के अलग अलग जो यौगिक होते हैं, इनमें ना कितने का डिफरेंस होता है? सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है बच्चों? CH2 का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है। या फिर आप इसको एटॉमिक यूनिट में आप इसको याद रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 14 एटॉमिक यूनिट में डिफरेंस आपका देखा जाता है। कार्बन के 12 आपका परमाणु भार और हाइड्रोजन के 2 मिलकर के कितना बनाएंगे? 14 एटॉमिक यूनिट ये बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। जैसे ये आपका मीथेन हो गया, ये आपका इथेन हो गया, इथेन, फिर प्रोपेन हो गया, फिर ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। तो आप देखेंगे कि मीथेन से इथेन आने में CH2 का डिफरेंस है बस। फिर इथेन से प्रोपेन में सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। फिर प्रोपेन से ब्यूटेन में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। ये घर पे आप डिफरेंस निकाल करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 1 कार्बन निकाल दीजिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना। इस तरह से CH2 का डिफरेंस आता है। तो ये सभी एक प्रकार के मतलब एक ही परिवार के यौगिक होते हैं। जैसे एल्केन समूह के सभी तत्व यौगिक क्या हो जाएंगे? आपके होमोलॉगस सीरीज में आएंगे। एल्कीन समूह के सभी यौगिक आपके होमोलॉगस सीरीज में आएंगे। एल्काइन समूह के सभी यौगिक आपके होमोलॉगस सीरीज में आएंगे। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप वाले आप देख लेंगे, एल्डिहाइड वाले, एल्कोहल वाले, कीटोन वाले, सभी आपके फंक्शनल ग्रुप में सजातीय श्रेणी के होंगे। तो यहाँ पर देखो कौन से सजातीय श्रेणी में आपके आएंगे? ये है आपका, ये देखिए डिफरेंस इसमें तो नहीं दिख रहा CH2 का, ये देख लीजिए एक बार। हाँ, इसमें देखो C2H4 और ये है C2H3, C3H3। यहाँ पर CH2 का डिफरेंस देखने को मिला, बिल्कुल मिल रहा है। अगला देख लीजिए ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मल्डिहाइड इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। ये CHO ग्रुप वाला यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड। तो HCHO और यहाँ पर है CH3CHO। CHO तो निकाल दो, चलो CHO निकाल दिया। इसमें देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। CH2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। CH2 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ऑप्शन A और ऑप्शन आपका C वाला, मतलब पहला वाला ऑप्शन और तीसरा वाला जो ऑप्शन है, ये दोनों ही आपके जो यहाँ पे 4 यौगिक दिख रहे हैं आपको, ये सभी आपके होमोलॉगस सीरीज के हैं, सजातीय श्रेणी के यौगिक आपके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? कौन सा आपका रासायनिक समीकरण है? ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट किसके साथ अभिक्रिया करे कि बनाए मीथेन और सोडियम कार्बोनेट बनाए? तो आप बताइए किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दें, हम क्या रख दें यहाँ पर बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा, ये देखिए Na2 आ जाएगा। ठीक है। सोडियम एसीटेट आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? CO3। तो 1 कार्बन यहाँ से निकाल दो और 3 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो। ठीक है। और क्या बन जाएगा आप बच्चों? आपका CH4 बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में इसका अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन इसका सही है इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। जरा मुझे ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा यौगिक बनता है, प्रकाश संश्लेषण के टाइम कौन सा यौगिक बनेगा, ग्लूकोज बनता है। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। C6H5 क्या होगा, 6H10O6 होगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ग्लूकोज बनेगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आगे याद रखिएगा। अगला आ जाइए, C6H12O6, माफ कीजिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का। ओके, अगला क्वेश्चन, एल्काइन है, निम्नलिखित में से एल्काइन है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां पे एल्काइन, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, त्रिक बंध दिखेगा, वहां पे क्या है आपके, एल्काइन। त्रिक बंध एक ही में दिख रहा है मुझे, ये क्या है आपका, एल्काइन है, 3 कार्बन है, ये आपका क्या है, प्रोपाइन है। क्या है बच्चों, प्रोपाइन है। ओके, अगला क्वेश्चन, ईंधन तथा औषधियों के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है आपका प्रोपेन। क्या प्रयुक्त होता है, प्रोपेन, जो हमारा लिक्विड वो होता है, LPG गैस होता है, कुकिंग गैस होता है, उसमें आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज किया जाता है। तो प्रोपेन का यूज जो है आपका वो ईंधन के रूप में, और अच्छा एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर ना एथेनॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एथेनॉल, क्योंकि दवाओं और ईंधन के रूप में एथेनॉल का ही यूज होता है। याद रखिएगा, एथेनॉल ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, जो गैस निकलेगी जब हम एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोपेनल में, नैन लिखा हुआ है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। अल वाला जो लास्ट में हम लगाते हैं, अल वर्ड जो लास्ट में हम जोड़ते हैं वो एल्डिहाइड समूह के लिए जोड़ते हैं। किसके लिए जोड़ते हैं बच्चों, एल्डिहाइड समूह के लिए। ये कौन सा समूह है आपका, एल्डिहाइड है। इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं हम। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह के लास्ट में जब साधारण नाम लिखते हैं तो अल लगाते हैं, जैसे मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, CHO समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह, CHO, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। कीटोन इसमें से कौन है, लास्ट में क्या लगेगा, ओन लगेगा। लास्ट में क्या लगेगा बच्चों, ओन लगेगा। तो सबका नाम देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथेनॉल, एथेनॉल, ये लिखा हुआ है प्रोपीन, और सिर्फ एक ही है, क्या है, प्रोपेनोन है। क्या लिखा हुआ है, प्रोपेनोन, CH3COOCH3। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्रोपेनोन। क्या है आपका, प्रोपेनोन है। आगे आ जाइए, अगला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होंगे, जिसमें 2 बंध होगा या फिर त्रिक बंध होगा, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आपके क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। तो देख लो, आपका ये तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन, ये सभी एक ही परिवार के यौगिक हैं, ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन। बचा क्या आपका, बचा हुआ है C2H2 बचा हुआ है ना, ये क्या है, एसिटिलीन है बच्चों। क्या हुआ है, क्या है, एथाइन है। ये क्या है, एथाइन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर बना हुआ, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, CH3CHCHO, और यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला कार्बन है ना, दूसरा वाला कार्बन के साथ में एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, शायद उसको हिंदी में समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जब आप आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। ऐसे यौगिकों को आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो इसका नाम आपसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री का ये आपका IUPAC का नाम पूछ रहा है। अब देखो, इसको याद कैसे, मतलब आप नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ से राइट साइड से, जिधर से चेन लंबी होगी उधर से हम राइट साइड से गिनेंगे, 1 2
3। तो ये जो आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप रखेंगे 2। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, तो हमने लिख दिया मिथाइल ग्रुप। अब देखो ये कौन सा समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड समूह। और लास्ट में क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, नॉट ऑल। ऑल नहीं लगाएंगे बच्चों। अगर आप मेथेनॉल बोलोगे तो एल्कोहल समूह का हो जाएगा, अल बोलोगे तो एल्डिहाइड समूह का हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। प्लीज इसको याद रखिएगा, प्रोपेनॉल नहीं होगा। प्रोपेनॉल आपका तब होता जब यहाँ पे OH समूह लगा होता। आपका अल लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CHO समूह लगा हुआ है। कौन सा समूह लगा हुआ है? CHO। तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। देखो और क्वेश्चन है? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ चीज़ें रखी हुई थी मैंने आपको बताने के लिए। निस्तापन के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कराने के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया हुआ था कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, देखिए ये वाला भूल जाओ, इसको ध्यान मत दो, ठीक है? इसको आप भूल जाइए, इसको मत ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ, इसको ऐसे याद रखिएगा, एक ट्रिक बना हुआ है, हालांकि मेरा बनाया हुआ नहीं है, याद रखिएगा आप। माइक कवर हो गया था। ओके, तो कैसे याद रखेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper stops gold. एक बार फिर से बोल रही हूँ, कैसे याद रखिएगा आप? ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है? एक साइड लिख लो, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर स्टॉप्स गोल्ड। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं ये सभी हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं ये सभी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, यानी कि पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित कर सकती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है आपका कार्बन को प्रतिस्थापित कर सकता है, कार्बन जिंक को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिंक आयरन को प्रतिस्थापित कर सकता है, आयरन टिन को प्रतिस्थापित कर सकता है, टिन लेड को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेड हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है, और हाइड्रोजन कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, कॉपर सिल्वर को प्रतिस्थापित कर सकता है, एंड सिल्वर जो है वो गोल्ड को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी यौगिक के साथ में सोडियम दिखा हुआ है और आपका लेट्स से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और वहाँ पे आप रिएक्ट करा रहे हो पोटेशियम के साथ में, तो पोटेशियम जो है सोडियम को हटा देगा और हाइड्रोक्साइड के साथ खुद जुड़ जाएगा और कहेगा कि तुम हट जाओ, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरी सीट से हट जाओ। तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है। तो याद रखिएगा शॉर्ट में आप ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे पास 7 उपधातुएं होती हैं: एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बोरॉन एंड एस्टेटिन। ठीक है, और लास्ट में एक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से बच्चों, सारा का सारा आपको तत्व याद नहीं रखना, लेकिन पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का बेसिक क्या है कि इसमें कितने समूह होते हैं बच्चों? 18 समूह होते हैं। पीरियड यानी कि आवर्त कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं। ठीक है, ये वाले जो आपके पहले समूह के तत्व हैं इनको एल्कली क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल कहा जाता है, एल्कली धातु कहा जाता है, इनको एल्कलाइन धातुएं कहा जाता है। इधर आपके सभी क्या हैं? ये सभी आपकी अधातुएं हैं बच्चों। ठीक है, ये सभी अधातुएं। इधर क्या है आपकी? ये उपधातुएं हैं। क्या हैं? उपधातुएं हैं। और ये जो 18 समूह वाले तत्व हैं इनको अक्रिय गैस, नोबल गैस, रेयर अर्थ मेटल, इस विभिन्न प्रकार के नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके, सो यस।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हुई होगी और सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज था जिसकी वजह से मैं और तेज़ी से भाग रही थी, वरना मैं और भी एक्सप्लेन करके आपको समझाती चीज़ों को, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हुई होंगी। ठीक है, अभी ये हमारी सीरीज़ चलेगी और सारे के सारे जो 2024 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबको सॉल्व कराया जाएगा। फिजिक्स भी कराया जाएगा, बायो भी कराया ही जाएगा, मैं ही कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये सीरीज़ और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका बोर्ड आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।